हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 से अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखो, मैथमेटिक्स की बहुत सारी पार्ट है, तो उसमें से हम एरिथमेटिक कर चुके हैं, हम जियोमेट्री कर चुके हैं, और इस चैप्टर में हम मैथमेटिक्स की और एक पार्ट जो है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा यहाँ पे हम सीखेंगे। तो देखो, फर्स्ट जो टॉपिक है जो हम सीखेंगे वो है मैच स्टिक पैटर्न। अच्छा, तो मैच स्टिक हमें पता है, तो मैच स्टिक से कुछ हमें बना लेना है, कुछ शेप बना लेना है। जैसे हम एल बनाएंगे, ठीक है, मैच स्टिक से एल बनाएंगे, तो एक एल बनेगा कितना मैच स्टिक से? देखो, 2 मैच स्टिक से एक एल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल, और मैच स्टिक्स कितना ज़रूरत है वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितना एल बनेगा और उस एल बनाने के लिए कितना मैच स्टिक ज़रूरत है वो यहाँ पे हम करेंगे। अच्छा, एक एल बन रहा है, तो एक एल बनने के लिए कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत है? 1 2, तो लिख दो। अभी हम 2 एल बनाएंगे, है ना, तो और 2 मैच स्टिक से हम और एक एल बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 एल बन रहा है और कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रहा है? देखो, 1 2 3 4 मैच स्टिक्स, मतलब 2 × 2, तो हो जाएगा 4, है ना। अच्छा, अभी 3 एल बना लेना है, तो 3 एल हम बनाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रहा है? देखो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो कैसे आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3, तो बन जाएगा 6, है ना। अभी पैटर्न को समझो। देखो, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर है ना वो ऐसे हो रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। अच्छा, अभी मानो हमें बना लेना है 100 एल, तो 100 एल यहाँ पे बना लेना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो 100 एल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, पैटर्न को समझो। पैटर्न हम समझ चुके हैं कि 2 से यहाँ पे जो नंबर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही सेम होगा। 2 से ये जो नंबर है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत है ना। देखो, 100 अगर एल बनाना है तो उसके लिए 200 मैच स्टिक्स की ज़रूरत है। तो यहाँ से हमें एक रूल मिल जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पे मान लो ए नंबर ऑफ एल बना लेना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? 2 से ये जो है ना नंबर ये मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2n, यही हो जाएगा रूल। देखो, अभी n जो है ना यही तो है अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। तो n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एल्स, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा, ये है वेरिएबल, ठीक है, ये है वेरिएबल, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगा। n की जगह में अगर 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 2। अगर n की जगह में 2 पुट करो तो 2 × 2 4 हो जाएगा। n की जगह में अगर 100 पुट करो तो 2 × 100 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूल। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा, मतलब बोला जाएगा 400 एल बना लेना है, तो उसके लिए कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत है? तो क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 400, बस निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। यहाँ पे जो n आया है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? जो वेरी होता है, मतलब चेंज होता है। तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा। तो इट कैन टेक एनी वैल्यू, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू ये हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, जो चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देखो, ये तो एल का था। अभी अगर कोई और शेप अगर देखो, अगर सी देखो तो क्या होगा? थोड़ा देख लेते हैं सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा रिमूव कर देते हैं। एक सी बना लेना है तो कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत है? 1 2 3 मैच स्टिक से एक सी बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अभी 2 सी बना लेना है, तो और 3 मैच स्टिक्स की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे देखो 2 सी बन रहा है, तो कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैच स्टिक्स की ज़रूरत है। तो 3 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 6। अच्छा, 3 सी बनाना है तो और
3 मैच स्टिक्स यहाँ पे कर देंगे तो देखो 3C बन रहा है। तो कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 इंटू 3 करो तो हो जाएगा 9। तो पैटर्न समझ चुके हो। देखो 3 से यहाँ पे जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से यहाँ पे जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर a नंबर ऑफ c बना लेना है तो यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा? 3 इंटू n, मतलब हो जाएगा 3n। ये हो जाएगा रूल। ठीक है, अभी n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो निकल जाएगा कितना मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे जो n है ये है नंबर ऑफ सीज। ठीक है, तो कितना सी बना लेना है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ये भी वेरिएबल ही है n। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा। तो ऐसे पैटर्न को हमें समझना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की यूज़ कहाँ पे होता है वो ही हम समझेंगे। अच्छा, और देखो वेरिएबल सिर्फ n नहीं है, वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, l हो सकता है, m हो सकता है। ये सब वेरिएबल्स है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो जिसकी वैल्यू चेंज होता है वो ही हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, अभी देखो जियोमेट्री में वेरिएबल्स की क्या यूज़ है वो हम समझेंगे। अच्छा, तो देखो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, तो ये हमें पता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स की लेंथ सेम होता है ना, ऑल 4 साइड्स की लेंथ सेम होता है। अच्छा, तो साइड ए हम मान लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर की पेरीमीटर की क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर ये जो बाउंड्री है ना इसकी सम होता है ना। तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस करो तो क्या हो जाएगा? 4s हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करो 4 इंटू एस, है ना। तो यही है पेरीमीटर की फॉर्मूला। तो 4 इंटू एस हो जाएगा 4s। ये जो है यही तो है वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू चेंज होगा, है ना। अगर साइड की वैल्यू दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 4 इंटू 2 सेंटीमीटर करो तो निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो चेंज हो रहा है ना, तो यही है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल का यूज़ जियोमेट्री में ऐसे होता है। अच्छा, और एक हम देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला ये भी हमें पता है, और एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, ये है रेक्टेंगल, ये है लेंथ, है ना, और ये है ब्रेथ। तो ये इक्वल है और ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, है ना, ये होता है। अच्छा, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर की क्या फॉर्मूला है? ये जो बाउंड्री है इसकी सम हो जाएगा, इसकी पेरीमीटर है ना। तो क्या होता है? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2b। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 12 प्लस 2b। तो इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को लेके ऐसे लिखते हैं एल प्लस बी। तो ये हो जाता है फॉर्मूला, है ना। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला है ये, और इसमें एल और बी जो है यही है वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू चेंज होगा। देखो लेंथ अगर दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर तो क्या होगा? 2 इंटू लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 2 इंटू 3 प्लस 1 4 सेंटीमीटर, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। तो ऐसा होगा। अगर एल दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? एल की जगह में हम 5 लिख देंगे, बी के जगह में हम 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर की वैल्यू। तो क्या हो रहा है? वैल्यू चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? ये वेरिएबल के लिए, है ना।
तो वेरिएबल का यूज़ ऐसे होता है जियोमेट्री में। नेक्स्ट हम समझेंगे एरिथमेटिक में वेरिएबल्स की यूज़ कैसे होता है। अच्छा, तो फर्स्ट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएबल्स की यूज़ कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो देखो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला जाता है, कोई भी दो नंबर ले लो, 3 और 4 हम यहाँ पे ले लेते हैं, अभी ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो वैल्यू आएगा ना, और इसकी अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें, मतलब नंबर को आगे पीछे अगर लिखे 4 + 3 लिख के ऐसे अगर ऐड करें तो वैल्यू सेम ही आएगा। 3 + 4 करने से भी 7 आएगा, 4 + 3 करने से भी 7 ही आएगा, तो सेम वैल्यू आता है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये बोला जाता है कि कोई भी ऑर्डर चेंज करके ऐड करो तो वैल्यू सेम ही आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे होता है। अच्छा, इसको अगर वेरिएबल्स में हम लिखें तो कोई दो वेरिएबल्स ले लो, a और b हम ले लेते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, a + b इज इक्वल टू ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे b + a। अभी a और b है वेरिएबल्स जिसका वैल्यू चेंज होगा, तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर a की वैल्यू 7 होता है, b की वैल्यू अगर 8 होता है, तो 7 + 8 करो, जो वैल्यू आएगा 8 + 7 करो, सेम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, ऐसे होता है वेरिएबल्स की यूज़। अच्छा, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। देखो ऐड हुआ है ना, तो अंडर एडिशन। अभी मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही है। देखो कोई भी दो नंबर ले लो, 2 और 4 हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 4 करो, अभी ऑर्डर चेंज करके लिखो 4 × 2, सेम ही आएगा वैल्यू। 2 × 4 करने से 8 आएगा, 4 × 2 करने से भी 8 आएगा, सेम आएगा। तो वेरिएबल्स में हम कैसे लिखेंगे, दो वेरिएबल्स ले लेते हैं a और b, तो a × b इज इक्वल टू b × a, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे यूज़ होता है वो देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 3 नंबर अगर ऐसे लिखा जाता है 2 × 5 + 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 + 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 5 + 2 × 3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसे लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगा। अच्छा, अभी वेरिएबल्स में हम कैसे लिखेंगे, तो 3 वेरिएबल्स हमें मानना है a b c, तो हम कैसे लिखेंगे, a × b + c इज इक्वल टू a × b + a × c, तो ये हो जाएगा। और a b c की जो वैल्यू होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स है तो चेंज होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल्स की यूज़ ऐसे होता है एरिथमेटिक में। नेक्स्ट हम समझेंगे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 + 3, तो इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि देखो ये नंबर्स में है, तो इसको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर हम 2 की जगह में एक वेरिएबल लिख देते हैं x, तो यही हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन विद वेरिएबल, या सिंपली एक्सप्रेशन बोल सकते हो। अगर हम ऐसे लिखते हैं y + 9, ये भी हो जाएगा एक्सप्रेशन। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2x + 10, तो ये भी हो जाएगा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना है, मतलब लैंग्वेज में लिखना है। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखो ये है कुछ एक्सप्रेशंस, तो इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या बोला गया है, x + 6, मतलब x और 6 को ऐड किया गया है, तो यही लैंग्वेज में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ x and 6, ऐसे लिख सकते हो। और इसको हम लिख सकते हैं 6 is added to x, तो x के साथ 6 ऐड किया गया है। ठीक है, ऐसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो z - 9, मतलब z में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो यही हम लैंग्वेज में लिखेंगे 9 is subtracted from z। ठीक है, ऐसे लिखना है। अच्छा, अभी देखो 11 × a, मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 11 and a, ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 11 and a। और कैसे लिख सकते हो, 11 is multiplied by a,
तो A से 11 को मल्टीप्लाई किया गया है, ये भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अच्छा, अभी देखो B डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे? B इज़ डिवाइडेड बाई 3, ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अभी देखो 2x माइनस 4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 2 और x की प्रोडक्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो यही लैंग्वेज में लिखेंगे। 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ 2 and x। 2 और x की प्रोडक्ट में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ऐसे लैंग्वेज में लिखना है। अच्छा, अभी हम देखेंगे ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लैंग्वेज में दिया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेशन में लिखना है। अच्छा, तो फर्स्ट देखो क्या है, 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो मतलब y में से 21 जो है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो फर्स्ट हम y लिखेंगे, है ना, तो y में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब y माइनस 21 हो जाएगा, ऐसे लिखना है, तो ये बन गया है एक्सप्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट देखो 2 एडेड टू n, तो n से 2 ऐड किया गया है, तो हम लिखेंगे ऐसे n प्लस 2, ऐसे लिख लेंगे, तो एक्सप्रेशन बन गया है। अच्छा, अभी नेक्स्ट m मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30, तो माइनस 30 से m को मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम कैसे लिखेंगे? माइनस 30 इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस 30 m ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई में ही है, तो ऐसे हम एक्सप्रेशन ये लिखेंगे। नेक्स्ट देखो z मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है 3 से z को मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब 3 और z की प्रोडक्ट, तो 3 इंटू z हो जाएगा, 3 इंटू z, और बोला गया है कि 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो -1 हो जाएगा, 3z माइनस 1, ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। नेक्स्ट हम समझेंगे यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ होता है या डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है ना, वो ही हम समझेंगे। अच्छा, तो देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेशन में लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, राना इज़ 2 years यंगर देन रोहित। यहाँ पे बोला गया है राना जो है ये रोहित से 2 साल छोटा है, तो किसका एज निकालना है? राना का निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि राना की जो एज है वो रोहित की एज से 2 साल छोटा है, तो रोहित की जो एज है वो हम कुछ वेरिएबल मान लेंगे। तो देखो हम ऐसे मानेंगे, लेट रोहित एज मान लेंगे x, कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, x, y, z, कुछ भी। अच्छा, अभी हम राना की एज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, रोहित की एज से 2 साल छोटा है राना, है ना, तो माइनस कर देंगे x माइनस 2, तो 2 माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा राना की एज, ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा, अगर एग्जाम्पल से समझो, देखो रोहित की एज मानो 10 years है, रोहित की एज 10 years है, तो राना की एज क्या होगा, 10 years से 2 साल छोटा, मतलब माइनस कर दो, 10 माइनस 2 है ना, 10 माइनस 2, तो निकल जाएगा 8 years, ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्या है, रीना's फादर्स एज इज़ 2 years मोर देन 3 times रीना's एज। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, रीना की जो एज है उसकी 3 times मतलब 3 गुना और 2 years ज़्यादा है रीना की फादर्स की एज, तो हमें क्या निकालना है, रीना की फादर्स की एज निकालना है ना, वो ही निकलेगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, रीना की जो एज है वो हम मान लेंगे कोई भी वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट रीना's एज हम मान लेंगे y। अच्छा,
अभी हम रीना की फादर्स की एज निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है रीना की जो एज है उसकी 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3y हो जाएगा, और 2 साल ज़्यादा, मोर देन है 2 साल ज़्यादा, मतलब प्लस हो जाएगा +2। तो ये हो जाएगा रीना की फादर की एज, ये हो जाएगा। ऐसे एक्सप्रेशन हम लिख देंगे। अच्छा, तो एग्जाम्पल से कैसे समझोगे? देखो, रीना की जो एज है ना, ये मान लो 20 ईयर्स है, तो इसकी 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 20 प्लस और 2 साल ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा 60 प्लस 2 62 ईयर्स। तो पापा की एज क्या हो जाएगा 62 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ऐसे हमें एक्सप्रेशन तैयार करना है। नेक्स्ट हम समझेंगे इक्वेशन। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखते हैं 2x, तो ये है एक्सप्रेशन, है ना, हमें पता है। 2x + 3 अगर लिखते हैं, ये भी है एक्सप्रेशन। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2x + 3 = 9, तो इक्वल में अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमेशा इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखते हैं 2n = 4, तो ये हो जाएगा इक्वेशन, इक्वल है ना, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। अगर हम ऐसे लिखते हैं 4p > 2, तो ये देखो ग्रेटर देन है, तो ये नहीं होगा इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ इक्वल होने से ही हम बोलेंगे वो है इक्वेशन। नेक्स्ट हम समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो इक्वेशन की सॉल्यूशन हम समझेंगे। तो ये है इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल साइन है। अच्छा, और इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये जो वेरिएबल x है, ये जो वेरिएबल l है, इसकी जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा इस इक्वेशंस की सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट हम ट्रायल एंड एरर मेथड देखेंगे। देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करना है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करना है, x = 1, x = 2, x = 3, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके पुट करना है, करके देखना है कौन सा वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है। तो जिस वैल्यू के लिए इक्वल होगा वही हो जाएगा इस इक्वेशन की सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट हम पुट करेंगे 1, x = 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे 2 × 1 हो जाएगा 2। तो देखो ये राइट हैंड साइड नहीं है, नहीं आया है, तो अभी हम 2 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे 2 × 2 तो हो जाएगा 4। तो 4 देखो नहीं आया है। अभी x = 3, 3 पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे 2 × 3, 6 आया है, नहीं आया है। अच्छा, अभी हम पुट करेंगे 4, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे 2 × 4, आया है 8। देखो ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल हो रहा है, कौन सा वैल्यू के लिए, 4 के लिए। x = 4, यहाँ पे अगर x = 4 अगर वैल्यू पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, मतलब ये है इस इक्वेशन की सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x = 4 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है ये, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में ऐसे निकाला जाता है। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे l = 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, 2 × 1 + 3, तो हो जाएगा 2 + 3, तो 5, जो कि राइट हैंड साइड से नहीं मिल रहा है। तो अभी हम l = 2 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2 × 2 + 3, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 3, तो आ गया है 7, जो है राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है ना। तो l = 2 अगर यहाँ पे पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है ये। तो हम लिख सकते हैं l = 2 इज़ अ सॉल्यूशन
ऑफ दिस इक्वेशन या ऑफ एन इक्वेशन, ऐसे निकालना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। देखो इस मेथड में ये जो वेरिएबल है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो p की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो वैल्यू है ना इसको पुट करना है और करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। अच्छा, तो हम पुट करके देखेंगे। देखो p इज इक्वल टू 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे वैल्यू। अच्छा, 5p माइनस 4 लिख लेते हैं, तो p की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 4, 5 5 ज़ा 25 माइनस 4, तो हो जाएगा माइनस करने से 21। तो 21 आया है जो कि है राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है यहाँ पे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मतलब p इज इक्वल टू 5 ये है इस इक्वेशन की सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर p इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे और एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दिया हुआ है ना, गिवन है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पुट करना है वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट करेंगे। 3n प्लस 2 है, तो n की वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, तो आएगा 8, जो कि 11 से नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये राइट हैंड साइड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से नहीं मिल रहा है, तो ये इक्वेशन नहीं है। तो ये जो है ना, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। n इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो ऐसे हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।